हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसे हम अक्सर शांति, बौद्ध धर्म और हिमालय की चोटियों से जोड़ते हैं। लेकिन इस शांत से दिखने वाले देश के भीतर छुपा है एक ऐसा इतिहास जिसमें युद्ध भी है, सत्ता की राजनीति भी है और एक लुप्त हो चुकी राजशाही की कहानी भी। ये वो धरती है जहां बुद्ध ने जन्म लिया, लुम्बिनी, वो स्थान जहां एक साधारण राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया और आगे चलकर वो बुद्ध कहलाए। नेपाल का नाम आते ही सबसे पहले ध्यान आता है इन्हीं बुद्ध स्तूपों का, शांति और योग की परंपरा का। लेकिन नेपाल की शुरुआत सिर्फ बौद्ध धर्म से नहीं हुई थी। प्राचीन काल में नेपाल काठमांडू घाटी के इर्द गिर्द बसा था और यहाँ लिच्छवी वंश का शासन हुआ करता था। इन शासकों ने मंदिर बनवाए, कला को प्रोत्साहित किया और एक समृद्ध सभ्यता की नींव रखी। ये वही समय था जब नेपाल एक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में उभर रहा था। इसके बाद आया मल्ल वंश का समय, जिसे नेपाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। काठमांडू, पाटन और भक्तपुर जैसे शहरों में भव्य मंदिर, महल और दरबार बनाए गए। आज जो पर्यटक इन जगहों पर आते हैं वो इसी मल्ल काल की स्थापत्य कला को देखने आते हैं। लेकिन जितनी सुंदरता थी उतनी ही राजनीति और आपसी रंजिश भी। मल्ल राजा आपस में लड़ते रहते और यही लड़ाई आगे चलकर नेपाल के एकीकरण का कारण बनी। 18वीं सदी में गोरखा राज्य से एक युवा राजा सामने आया, पृथ्वी नारायण शाह। उन्होंने तय किया कि नेपाल को एक झंडे के नीचे लाना होगा। उन्होंने एक एक राज्य को जीता और आखिरकार काठमांडू पर भी विजय प्राप्त की। तो उन्होंने नेपाल को एकीकृत किया और उसकी सीमाओं को मजबूत किया। उन्हें आज भी आधुनिक नेपाल का संस्थापक कहा जाता है। लेकिन नेपाल का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। 1814 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी से युद्ध छिड़ा और 2 साल तक चले इस संघर्ष के बाद नेपाल को हार माननी पड़ी और 1816 में सुगोली संधि पर हस्ताक्षर हुए। नेपाल को अपने कई भूभाग अंग्रेजों को देने पड़े। लेकिन इस संधि के बावजूद नेपाल की एक बात कायम रही, वो कभी भी पूरी तरह ब्रिटिश गुलामी में नहीं गए। इसी दौरान गोरखा सैनिकों की बहादुरी ने पूरी तरह से दुनिया में नाम कमाया। ब्रिटिश आर्मी ने इन्हें अपनी सेना में शामिल किया और गोरखा रेजिमेंट आज भी बहादुरी की मिसाल मानी जाती है। फिर आया नेपाल का सबसे विवादित काल, राणा शासन। 1846 में सत्ता एक सैनिक वर्ग राणा परिवार के हाथ में चली गई। राणाओं ने राजा को नाम मात्र का बना दिया और असली सत्ता खुद संभाल ली। 1 शताब्दी तक नेपाल तानाशाही में जीता रहा, जहां जनता की आवाज को दबा दिया गया और विदेशों से संपर्क लगभग बंद कर दिया गया। 1951 में राजा त्रिभुवन की अगुवाई में एक आंदोलन हुआ और राणा शासन का अंत हुआ। नेपाल में लोकतंत्र की हवा बहने लगी, लेकिन राजशाही अब भी कायम रही। राजा महेंद्र और फिर राजा वीरेंद्र ने शासन संभाला, लेकिन समय के साथ जनता और सत्ता के बीच दूरी बढ़ती गई। 2006 में बड़े स्तर पर आंदोलन हुए और अंततः 2008 में नेपाल ने खुद को गणराज्य घोषित कर दिया। सदियों पुरानी राजशाही का अंत हो गया। एक नया नेपाल बना, जहां राजा नहीं, जनता का शासन हो। तो ऐसे में आज नेपाल एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ के मंदिर, पर्वत, नदियां और घाटियां सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है, ये इतिहास की गवाही देते हैं। नेपाल सिर्फ बर्फीले पहाड़ों का देश नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जहां बुद्ध की शांति और गोरखा की बहादुरी एक साथ सांस लेती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।